संख्या पद्धति की पहली क्लास में आप लोगों को बताया गया था संख्या के बारे में, अंक के बारे में और जातीय मान के बारे में, स्थानीय मान के बारे में बताया गया था और आपको बताया गया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में यानी नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया गया था और बताया गया था आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में और सम संख्याओं के बारे में बताया गया था। तो आज हम चलते हैं सम संख्या के बाद विषम संख्या क्या होता है यानी आड नंबर्स। वो जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। या 100 बात की एक बात समझ सकते हैं, जिस संख्या का जो अंतिम अंक हो वो 2 के टेबल में ना आता हो। जैसे 2 का टेबल क्या है, 2, 4, 6, 8 या 0 या कुछ भी ऐसी कोई संख्या ना हो या 2 से विभाज्य ना हो अंतिम अंक। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे होंगे जो अंतिम अंक है वो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है या इन 5 में से कोई है। अच्छा, या लास्ट में 1 है तो भी ये विषम संख्या है। लास्ट में 9 है तो भी ये विषम संख्या है। ध्यान रखिए, जिस संख्या के अंतिम में 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हो जाए वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। चलिए, विषम संख्या की बात पूरी हो गई। आगे बात आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, या यूँ कह दें कि जिनका जो गुणनखंडों की संख्या है वो 2 से अधिक हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 9 के अगर गुणनखंडों की संख्या देखें तो एक तो भाई एक जो है वो सबको काट सकता है और इसको 3 भी काट सकता है, इसको 9 भी काट सकता है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो संख्या भाज्य है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 12 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 6 और खुद 12। तो यानी आप एक और अपने को छोड़कर इसके 4 गुणनखंड और भी हैं। इसका मतलब ये संख्या भाज्य संख्या है, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगी। तो रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या जो संख्याएं किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, परिभाषा ही है इसकी कि 1 से बड़ी वे संख्याएं, यानी जो संख्याएं 1 से बड़ी हैं उन्हीं में हम भाज्य अभाज्य की गणना करेंगे। जिन संख्याओं के कुल गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 में 2 विशेष गुण हैं और 2 विशेष गुण क्या हैं? एक सम भी है और अभाज्य भी है। अगला है आपका 3, अगला हो गया 5, 7, लेकिन 9 नहीं होगा क्योंकि 9 भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। उसके बाद 7 के बाद आता है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। तमाम अभाज्य संख्याएं इस प्रकार से हैं। अच्छा, अब बात आगे बढ़ते हैं। यही 15 संख्याएं, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 15। वैसे ही 1 से 100 तक की कुल
कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हो जाएंगी 25। इसका मतलब साफ है कि अगर 1 से 50 तक 15 हैं और 1 से 100 तक हैं कुल मिलाकर के 25, तो इसका मतलब है कि 50 से लेकर के 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, सिर्फ और सिर्फ 10 होंगी। आगे देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, यानी सबको जोड़ना। तो ज़रा देखिए आप लोग कैसे जोड़ेंगे, संख्याएं कौन कौन हैं पहले वो लिखते हैं। 2 3 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 17 19 3 3 6 2 8 और ये आपका 23। सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाए, संख्याओं का योगफल है 100। लेकिन एग्जाम में कैसे आता है जरा देखिए, कह देता है प्रथम, देखिए ध्यान से, ये इसमें 2 रहेगा, एक कहीं नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, औसत क्या है। तो चूंकि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, तो योग कितना है, कुल मिलाकर के प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल है 100। और संख्या कितनी, पदों की संख्या कितनी संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हैं 9, तो 9 से भाग कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाए, चूँकि देखिए इसको अब संयुक्त भिन्न में चेंज करेंगे, कैसे, 100 में किससे भाग करेंगे, 9 से, तो 11 9 99, शेषफल बचा 1, भाग कर लीजिएगा, ऐसे ही आएगा, एक लाइन और लगेगा। अच्छा, उसके बाद जो है इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल, इसे कहते हैं 9, यानी इसे कहते हैं भाजक। अच्छा, अब इसमें प्रक्रिया क्या है चेंज करने की, भागफल, भागफल पूर्णांक, शेषफल बटे क्या, भाजक। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये आंसर आपके 4 ऑप्शन में से मिल जाएगा आसानी से। तो इन बातों को लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, अब बराबर एग्जाम में ये आते रहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, भाई 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 3 × 5 = 15। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 आएगा, यानी 3 और 5 दोनों से 15 कट जाएगा। अच्छा, अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब वो 16 आएगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब वो 16 आएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब वो 16 आएगा, यानी 2 4 8, 2 4 8 से भी ये कट जाएगा और ये 3 और 5 से कट जाएगा। अच्छा बताइए, 2 4 8 और 3 और 5 में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है या ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में दोनों आ जाए, इसलिए इन्हें सहभाज्य संख्या कहेंगे, यानी जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है। लेकिन अच्छा एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, ये तो हो गया आपका, ऐसे 3 और 5 भी ले सकते हैं, ऐसे 9 और क्या नाम है, 9 और 12 भी ले सकते हैं। क्यों 9 और 12 सही होगा? बताइए, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है और 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है, तो क्या ये सहभाज्य संख्या होंगी? नहीं, सहभाज्य संख्या ये सब हैं जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है या जिनका मासा 1 हो। वेरी इंपॉर्टेंट, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। जरा देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, where Q is not equal to 0, जहां Q शून्य नहीं हो सकता है,
नहीं हो सकता है। जहां Q शून्य नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि P शून्य हो सकता। तब इसका मतलब है कि P शून्य हो सकता है। तो अगर हम P बराबर 0 रख दें देन क्या होगा, 0/Q इक्वल टू 0, यानी कि 0 परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी बात, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल 0 परिमेय संख्या के अंतर्गत है, कामा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आपका जितनी प्राकृतिक 1 2 3 4 ये सब अनंत तक जितनी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्याओं के सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे 3 है तो 3 बराबर 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी बटे के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम लोग परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। अगला है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या बटे के रूप में पहले से ही है, जैसे 1/2 2/3 4/5 एंड सो ऑन। अच्छा, इनको लिख लीजिए। अभी और एग्जाम्पल बचा हुआ है तो इसको मिटा करके तब एग्जाम्पल लिखा जाएगा। इस तरीके का अगर कोई एग्जाम्पल आ जाए जिसमें देखिए, इसके पहले जो एग्जाम्पल लिखा था हमने उसमें अंश जो है आपका छोटा था, हर बड़ा था। इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंतर है दोनों में। अच्छा, इस दूसरे अगले वाले एग्जाम्पल में क्या है, संयुक्त भिन्न में लिखा गया है, यानी दिस इज इक्वल टू 3 + 1/5। इसको अगर आप और सही करें तो 5 × 3 = 15 और 1 16/5 हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे आवर्ती दशमलव के रूप में हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 3 3 इस तरीके से हो, या इसी को हम लोग 3.3 पे बार कह सकते हैं, कामा 0.5 पे बार, कामा 0.57 दोनों पे बार। अच्छा, कामा 1.57 सिर्फ 7 पे बार। इस प्रकार की संख्याएं जिस पर बार लग सकता हो सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अगली बात आती है, अगली बात क्या आती है जरा देखिए ध्यान से, 0.573 ऐसे लिख दिया जाए, बार और ना लगा रहे, 0.32 या 1.43 इस प्रकार से, ये भी आपका परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता। तो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ भी देंगे, जैसे परिमेय प्लस परिमेय कर देंगे, परिमेय प्लस परिमेय कर दें तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे आपने 5 लिखा है और 1/2 लिखा है, तो अगर आप जोड़ देंगे तो 5 दूना 10 और 11/2 हो जाएगा। ये भी एक प्रकार की परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाएगी आसानी से। ऐसे ही आप और भी तमाम चीज़ें जैसे सम प्लस विषम अगर हम लिख दें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए सम का मतलब 2 हो गया, विषम कुछ भी मान लीजिए 5 मान लीजिए, तो ये होगा 7। इसका मतलब सम प्लस विषम बराबर कितना होता है, विषम ही संख्या प्राप्त होती है। ऐसे तमाम क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे उसने कहा P सम होगा, क्रमशः लिखा है, और Q विषम होगा, तो P को आप बिल्कुल छोटी संख्या 2 मान लीजिए और Q को आप विषम का मतलब P बराबर क्या मान लीजिए 3, Q बराबर, तो बात वही हो जाएगी। चलिए ला के यहाँ हम रखते हैं, 2 रखे 2 स्क्वायर हो जाएगा और Q 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा ये वाला। अच्छा, तो हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। इसका मतलब 8 जो प्राप्त हुआ वो क्या है, सम है। जरूरी नहीं कि यही 2 3 माने आप, मान लीजिए इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 21 और 1 22 हो जाएगा, जो वो भी सम ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। आप परिमेय संख्याएं जैसे वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 2 का मान 1.4143 एंड सो ऑन कुछ ऐसा होता है, वो अशांत दशमलव के रूप में होता है, अशांत दशमलव संख्या, यानी कि वो शांत नहीं होता है, चलता ही रहता है, वो पूरा नहीं होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब वो पूरा ही नहीं होगा, उसका कोई टारगेट नहीं होगा,
तो वो हम उसको भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं। जब भिन्न में चेंज नहीं हो पाएगा यानी P बटे Q के रूप में नहीं हो पाएगा, और जब P बटे Q के रूप में नहीं हो पाएगा तो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे देखिए एक मुख्य बात बता दूं आपको, परिमेय का हिंदी जो अर्थ है, परिमेय का मतलब मापना होता है। परिमेय, परिमेय का मतलब मापना, और अपरिमेय ये हिंदी का प्रश्न भी है, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके। तो जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, और जो मापा जा सकता उसे परिमेय कहते हैं। अच्छा, तो अब चूंकि ये जब मापा ही नहीं, इसका ये संख्या निश्चित नहीं कहाँ तक जाएगा, तो इसलिए हम इसको माप नहीं सकते हैं, तो इसको भिन्न में भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इतने आप समझिए। अच्छा, इसी प्रकार से एग्जाम्पल में आप तमाम, जैसे वर्गमूल में आपका 5 हो गया, माइनस वर्गमूल में 5 हो गया, माइनस वर्गमूल में 9 हो गया, नहीं 9 नहीं 10 हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब कंप्लीट स्क्वायर अगर हो जाएगा तो परिमेय के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कंप्लीट स्क्वायर अगर है, कंप्लीट स्क्वायर जैसे वर्गमूल में 9, तो ये परिमेय है। वर्गमूल में 9, वर्गमूल में 16, वर्गमूल में 25, तो ये परिमेय है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता ही है। अच्छा, लेकिन अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अच्छा, आपने कभी पाई का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 3.14533724 ऐसे रिपीट नहीं होता है। यानी कोई भी, जैसे अगर मैं लिख दूं 3.141414 तो ये रिपीट हो रहा है ना, लेकिन ये रिपीट नहीं होता है, तो ये अशांत दशमलव के रूप में होता है। इसको हम कभी इसका मान माप नहीं सकते पूरी तरीके से, इसलिए पाई का मान 3.14 मान करके 22/7 लिख दिया गया था, जबकि 22/7 का मान रिपीट होता है। तो 22/7 क्या है? परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है। ये बात समझ लीजिए ध्यान से। और 22/7 को अगर आप लिखेंगे तो रिपीट होगा, वो कुछ देर के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं उसकी बात नहीं, आप कर भी सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। तो 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7, बिल्कुल बराबर नहीं है, माना गया है, ये माना गया है, माना गया है। पूर्ण रूप से पाई का मान 22/7 नहीं होता है, 22/7 से अलग होता है, जो रिपीट नहीं होता, जैसे ये वाला आपका। अच्छा, तो जब रिपीट ही नहीं होगा तो उसको बटे के रूप में नहीं कर सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं कर सकते हैं, तो पाई अपरिमेय हो जाएगा। और चूँकि 22/7 माना गया है, और 22/7 अगर आप इसको आप विस्तार अगर करते हैं तो संख्याएं रिपीट होंगी, तो इसे परिमेय कहा गया, क्योंकि वो बटे के रूप में लिखा गया पहले से ही। अच्छा, तो पाई इज नियरली इक्वल टू, लगभग बराबर किसके है? 22/7 के, माना गया है। वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं होता है।